दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो सीटेट आगामी दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है, उसमें जो हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जाएंगे, उन सवालों को मैं कलेक्ट किया हूँ जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी TRE 4, बिहार पुलिस। जहाँ भी आपको हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा @शुक्ला I7I को, और अपने चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल से जुड़िए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम टॉप 20 MC को हमको शामिल किया हूँ। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लिखावट है कि बनावट है कि पहिया है कि पखावज है? देखिए, आपकी लिखावट कैसी है, तो कैसी है मतलब ये शब्द आपको डिनोट कर रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस घर की बनावट कैसी है, इस शब्द से लग रहा है कि कैसी है मतलब स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है नहीं होगा। ये पहिया बहुत अच्छा चलता है, मतलब इस शब्द से हमको जानकारी मिल रही है कि शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और पखावज भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो पहिया आपका है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। देखिएगा, पहला ऑप्शन है बात, दूसरा गीत, तीसरा रात, चौथा जो है मात। आपकी बात बहुत अच्छी है, इस बात से हमको लगता है आपकी अच्छी है। ये शब्द स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। किसको? स्त्रीलिंग को। आपका गीत बहुत अच्छा है, मतलब जो गीत है वो अच्छा है, इसलिए ये शब्द कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग, ठीक है। रात छोटी होती है, तो रात छोटी होती है, इससे हमको डिनोट होता है कि स्त्रीलिंग है। और मात भी एक प्रकार का क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा सही जवाब हो जाएगा, गीत गाया जाता है, ठीक है। ये शब्द कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। कल तापमान अधिक होगा में कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है और पूर्ण भूतकाल है। देखिएगा, अगर कालों की संख्या देखी जाए तो मुख्यतः 3 ही प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ऊपर के तीनों होते हैं, याद रखिएगा। कल तापमान अधिक होगा मतलब आगामी के लिए बोल रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वर्तमान ना होकर भूत भी नहीं होता है, भविष्य काल हो जाएगा। वर्तमान काल का मतलब ये होता है जो वर्तमान में चल रहा है, भूत मतलब जो बीत गया है, और भविष्य जो होने वाला है, ठीक है। तो होगा मतलब आगामी समय में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों गला बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी आपको मध्यम गति की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। पहला है सर्वत्र, दूसरा है सर्वदा, तीसरा है इतना, चौथा है गलत। देखिए, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। क्या होता है?
सभी जगह। और सर्वदा का मतलब होता है सदैव। और इतना, उतना, थोड़ा, बहुत, यहाँ पर ऐसे शब्द आपको मिल जाएं, इतना, उतना, थोड़ा, बहुत, ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अब गलत वास्तव में गलत होता है, इसलिए 4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है? देखिए, इस वाक्य में अव्यय बताना है। देखिए, अव्यय की पहचान क्या होती है? अव्यय की पहचान याद रखिएगा, अगर लिंग बदल जाए तो उस शब्द पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर लिंग बदल रहा है तो उस शब्द पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। याद रखिएगा गुरुजी, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। देखिए, वह एक सर्वनाम है, एक भी नहीं होगा। ठीक है, वह एक सर्वनाम है, एक भी नहीं होगा, अवाया भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब अव्यय हो जाएगा बाद। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द में क्या है? जो रेखांकित शब्द नहीं किया गया है इसे रेखांकित कर दीजिएगा धीरे धीरे में। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। देखिए, धीरे धीरे संज्ञा यहाँ नाम का बोध होता है, इसलिए संज्ञा नहीं है। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये भी नहीं है। क्रिया जानते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, ये सब क्या है? क्रिया है, ये भी नहीं है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है दंती। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, KTMDO। KTMDO। के माने होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। कंठ में जो होता है का वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? का वर्ग। याद रखिएगा गुरुजी, कभी आप भूलेंगे नहीं। टी माने होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य या तालु। इसमें आता है चा वर्ग। कौन सा आता है? चा वर्ग आता है। ध्यान दीजिएगा गुरुजी। तीसरा है एम, मतलब मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य में आता है टा वर्ग। तीसरा है डी, दंत। दंत में कौन आता है? ता वर्ग आता है। कौन सा आता है? ता वर्ग। और ओ माने आता है ओष्ठ। कौन सा आता है? ओष्ठ, मतलब पा वर्ग। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग का उच्चारण स्थान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएंगे। एम से होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या आता है? टा वर्ग आता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। मूर्धन्य इसका जो है टा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा। असली ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्ध स्वर निम्न में से हैं। पहला है या औवा, दूसरा है ई उ, तीसरा है विषयो ल्य और चौथा है विषयो सा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्ध स्वर में दो लोगों की गिनती की गई है। कभी मत भूलिएगा या औवा की। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको अलग से याद रखिएगा। ट्रिक में आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या और वह जो है अर्ध स्वर में गिनती की गई है। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका करेक्शन किया हूँ।
और आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जाने वाला है, इससे तैयार रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है दंती। देखिए 3 प्रकार के सा होते हैं। पहला होता है उच्चारण स्थान में नाम होता है कंठ, कंठ को हम छोड़ देंगे। दूसरा होता है तालव्य, तो तालव्य से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तालव्य हो जाएगा। और षटकोण वाली सा है, इसको कहते हैं मूर्धन्य से होता है, इसको हम मूर्धन्य में काउंट करते हैं। और तीसरा होता है दंती सा, क्या हो जाएगा, सपेरा होगा दंती सा, इसलिए इसको भी काउंट करेंगे चौथे में, तीसरे में। तो आपको तीनों सा की जानकारी हो गई। ये तालव्य सा कहलाएगा, ये मूर्धन्य सा कहलाएगा और ये दंती सा कहलाएगा। ये तीनों सा को आप लोग एक कॉन्सेप्ट में किए रखिएगा, कहीं भी आपको परीक्षा में मिले खट से मार दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो तालव्य सा है, ठीक है, इसे किसमें काउंट करेंगे, तालु में। किसमें तालु करें, तालु में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है। पहला है महाप्राण को, दूसरा है अल्पप्राण को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन और चौथा अनुस्वार एवं विसर्ग। देखिए अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है आपका वो अल्पप्राण कहा जाएगा। जैसे का हो जाएगा, खा नहीं होगा गा हो जाएगा, और घा नहीं होगा अंगा हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, का, गाँव और अंगा हो जाएंगे। ठीक है, अगर महाप्राण की बात की जाए, जो इनमें नहीं है, कौन नहीं है, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है। ठीक है, मतलब खाओ नहीं है और घा नहीं है। ठीक है, इसलिए महाप्राण में कौन सा आ जाएगा, खाओ और गाओ। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, छाव, तरंग और ज्ञा और सरा से श्रमिक और रासरा। ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन की जो है गणना की गई है। और अयोगवाह की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा अनुस्वार एवं विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका चौथा जो है अयोगवाह के अंतर्गत इसकी गिनती की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही रखिएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद है। पहला है पौधन ना, दूसरा है पोधन अन, तीसरा है पाधन वन और चौथा है पौधन अन। दोस्तों पवन में जो संधि हो जाएगी, जहाँ पर ये 4 अगर आपको मिल जाएं, आए, आए, आओ, आओ, अगर इनके उच्चारण में आपको अनाउंसमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, आप लोग याद रखिएगा, यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यण संधि। पवन आओ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आए आए, आओ आओ, इसे कौन सा पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन अन। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है पदार्थवाचक। तो दोस्तों हिंदी भाषा में संज्ञा जो है 5 प्रकार की बतलाई गई है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, 3 तो इसमें दिया गया है गुरुजी, और चौथा याद रखिएगा समूहवाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। तो शैशव जो है व्यक्ति नहीं हो सकता है, जाति भी नहीं हो सकता है। जो शैशव को हम काउंट करेंगे वो भाववाचक संज्ञा में काउंट करेंगे। समूह जिसे मेला है, कक्षा है,
पुलिस है, ये समूहवाचक में आ जाएंगे। और द्रव्यवाचक में जैसे दूध है, पानी है, डीजल है, ये शब्द किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। अगर व्यक्तिवाचक की बात करेगा तो जैसे राम है, पटना है, दिल्ली है, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आदि आ जाएंगे। जैसे जाति में क्या कहेगा? लड़का है, पेड़ है, नदी है, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। भाववाचक की बात करेगा तो जैसे कहेगा जवानी है, बुढ़ापा है, मित्रता है, आदि शब्द भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा शैशव जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक की हमने भी चर्चा की है। इनमें कौन कौन आता है? जहाँ पर विभिन्न व्यक्तियों का समूह इकट्ठा हो, जैसे पुलिस, सेना, मेला, कक्षा, जहाँ पे विभिन्न लोगों का ग्रुप हो, समूह हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो भीड़ है एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। जो दूध है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। पर्वत की बात करेगा तो जो पर्वत होता है जातिवाचक हो जाएगा। और जो मीठा है वो मीठा जानते ही हैं, भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। जो समूहवाचक संज्ञा है वो जो भीड़ है वो समूह के अंतर्गत आ जाएगी। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा का एक भेद नहीं है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा है भाववाचक। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होता है और जातिवाचक संज्ञा भी होता है, और जो निजवाचक संज्ञा जो है ये नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। जो निजवाचक जो होता है सर्वनाम के अंतर्गत उसे रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा जो है ये संज्ञा के अंतर्गत रखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा का एक उदाहरण नहीं है। पहला है मानव, दूसरा है सुंदरी, तीसरा है पटना और चौथा है वाह। तो दोस्तों मानव एक प्रकार की संज्ञा है जातिवाचक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक भी नहीं होगा। दूसरा सुंदरी किसी का नाम है, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है, ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब नहीं होगा। पटना भी एक प्रकार का नाम है, इसलिए इसका संज्ञा जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो वह है मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, मतलब ये सर्वनाम में गिनती की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? कहने का मतलब है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? देखेंगे दोस्तों, बाढ़ कहाँ आ रही है? नदी में। देखिएगा गुरुजी, बाढ़ किस में आ रही? नदी में। तो कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात नहीं कर रहा है, भाववाचक की बात भी नहीं कर रहा है और गुणवाचक भी बात नहीं कर रहा है। नदी क्या है? एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में किस प्रकार का काल है? पहला ऑप्शन है हेतु मत भविष्य काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है सामान्य भविष्य काल और चौथा है संभाव्य भविष्य काल। तो दोस्तों देखेंगे हम, वह आए तो मैं जाऊं, ये कैसा हो जाएगा? ये हेतु भविष्य काल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर एक का दूसरे पर डिपेंड होना, अगर ऐसी बात अगर हो जाए तो वहाँ हेतु हो जाएगा। यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होगे, यदि तुम पढ़ोगे
तो परीक्षा में पास होगे। यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होगे। ये किस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी? यदि तुम ऐसा काम करोगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर जब परीक्षा में पास होगे, जब ऐसे कंडीशनल सेंटेंस हो जाएं तो वहाँ पे हेतु हेतु भविष्य काल आप लोग लगा दीजिएगा। कहने का मतलब है किसी काम का अगले काम पर डिपेंड होना। अगर ऐसा तुम काम करोगे तो ये परिणाम आएगा। जब ऐसी बात हो जाए तो वहाँ पे हेतु हेतु मद भविष्य काल आप लोग लगा दीजिएगा। आपका जवाब सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान है। पहला है कंठ तालव्य, दूसरा है दंती, तीसरा है नासिक और चौथा है मूर्धन्य। देखिए जो अंगा है ये क वर्ग का पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर, मतलब पांचवा अक्षर है। और जो भी किसी वर्ग के पांचवा अक्षर होते हैं, जो भी किसी वर्ग के जो भी किसी वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं उनमें जो है उनको सबको नासिक व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे का वर्ग में अंगा हो जाएगा, चा वर्ग में इया हो जाएगा, चा छा जा झा इया। टा वर्ग में अड़ा हो जाएगा, ता वर्ग में ता था दा धा ना हो जाएगा और पा फा बा भा मा हो जाएगा। ये जो किसी वर्ग के जो पंचमाक्षर होंगे इन सबको जो है हम नासिक व्यंजन के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में दोस्तों इस सेट का अंतिम सवाल रहेगा। ये देखेंगे हम। निम्न में उस व्यंजन का उदाहरण है। पहला है या, दूसरा है रा, तीसरा है तालव्य सा और चौथा है ताव। देखिए उस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर रखे गए हैं देखिएगा ज़रा। ऊष्म के अंतर्गत तालव्य सा रखा गया है, मूर्धन्य सा रखा गया है और दंती सा रखा गया है और हा रखा गया है। ये जो 4 अक्षर हैं ये ऊष्म वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तालव्य सा को रखा गया है। अगर यहीं पर बात की जाए कि या रा लावा कैसे होते हैं, या वा रा ला, ये कैसे होते हैं? ये अनुस्वार अयोग्यवाह होते हैं। अयोग्यवाह नहीं होते हैं। इनको कहते हैं हम अलग प्राण के अंतर्गत कौन कौन से रखे गए हैं? 1, 3, 5 ये अलग प्राण के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर महाप्राण की बात करेगा तो जो दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर होता है ये महाप्राण के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, अलग प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गए। और संयुक्त व्यंजन की बात करेगा तो 4 होते हैं, छाव, तरंग, ज्ञा और सरा। ये कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अलग प्राण हो गए, महाप्राण हो गए। विसर्ग के अंतर्गत कहा जाए तो विसर्ग में केवल अंग आता है। अनुस्वार की बात करेगा तो अंग आता है। ऐसे जो है इन सब की चर्चा धीरे धीरे मैं करता रहूँगा टॉपिक के माध्यम से। ये सेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, देखिए कंजूसी मत करिए। देखिए कंटेंट बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। चैनल छोटा ज़रूर है लेकिन धमाका आपको ज़रूर दिखाएगा। मैं भी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ।
बीपीएससी टीआरई 1 से पास आउट हूँ। बीपीएससी टीआरई 1 आज बिहार राज्य में मैं सहायक अध्यापक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। 2023 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। इसलिए मेरे अनुभव को जानिए, अपने लाइफ को सुधारिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मेरे पास जो भी अनुभव आपके साथ है मैं साझा करता रहूँगा। जो भी कंटेंट है अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। याद रखिएगा, कोई भी कंजूसी नहीं करूँगा, इसलिए आप भी कंजूसी ना करिए। चैनल से जुड़िए, कंटेंट को पसंद करिए, देखिए। ये सब कंटेंट पूछा गया सवाल है, इसलिए आप लोग देखते रहिए और कंपटीशन को मजबूत करते रहिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।